नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर भी निवेशकों से हो रही चर्चा। अब हरियाणा वासियों को नहीं करना होगा बिजली संकट का सामना। प्रदेश में बिजली की कटौती कम करने में जुटी मनोहर सरकार। अटल कैंसर केयर सेंटर में ओपीडी खुलने पर इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था अस्पताल का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद हैं। कांग्रेस में प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुरुग्राम में बनने वाले ग्लोबल सिटी को लेकर भी निवेशकों से चर्चा होगी। लगातार 1.5 महीने तक भारी बिजली संकट से जूझ रहे हरियाणा के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है। लगातार प्रयास करने के बाद अब प्रदेश में बिजली की कटौती नाम मात्र ही रह गई है। प्रदेश में कुल 18.5 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई की गई है। मात्र 20 लाख यूनिट में कटौती की गई है। यह जानकारी स्वयं बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने दी है। उन्होंने बताया कि विभाग शहरी घरेलू सप्लाई बिना कटौती देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदानी से मुद्रा कम्प्लेक्स के 7, 8 और 9 में हरियाणा सरकार का शेयर है, जो कि यूनिट नंबर 7 में सोमवार रात 11 बजे से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद से 450 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते यूनिट नंबर 8 और 9 शुरू हो जाएंगे। नए समझौते के अनुसार अदानी से 1100 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही सोलर ऊर्जा की खरीद को लेकर भी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी करार हुए हैं। इस साल में ही कुछ बिजलियां हमें आने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हाइडल पावर भी खरीद रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के बिजली मंत्री से हुई मुलाकात में भी इस बारे में चर्चा की थी। हरियाणा के बाहर से बिजली खरीदने और प्लांट्स लगाए जाने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। करीब 72 करोड़ 11 लाख की लागत से अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में बने अटल कैंसर केयर सेंटर में ओपीडी खुलने पर अब तक लगभग सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज करवाया है। प्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश से अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में पहुंचकर यह मरीज 5 रुपए में ओपीडी कार्ड बनाकर अपना इलाज कैंसर हॉस्पिटल में करा रहे हैं। ज्ञात रहे कि 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला छावनी के सिविल हॉस्पिटल में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से ही इस सेंटर का निर्माण कार्य हुआ है, जिससे अंबाला, हिमाचल, पंजाब और यूपी के कई भागों के कैंसर मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। जहां पहले इन मरीजों को अपने उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक या दिल्ली जाना पड़ता था, अब उन मरीजों का उपचार यहीं पर संभव हो पाएगा। देखिए, यहाँ पे परसों के जो उद्घाटन हुआ है उसके बाद कल से ओपीडी बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे 4 ओपीडीज़ की हमने सुविधा दी है। पहले ओरल सर्जन है जो कि ओरल कैंसर्स के बारे में करते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं 3 हैं, डॉक्टर रोशनी व्यास हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी अभी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा डॉक्टर पूजा शर्मा हैं जो कि महिलाओं के जो ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। और गायनी की ओपीडी भी कल स्टार्ट की थी। डॉक्टर रचना मंसल हैं, डॉक्टर मीनाक्षी हैं जो गर्भाशय के कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग करते हैं। उसके अलावा फार्मेसी का हमने यहीं पे पूरा प्रबंध किया है। जो भी है मेडिसिन, चाहे वो जनरल साइड की हो, चाहे वो जो भी डॉक्टर्स दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट्स को दवाई यहीं से देने की सुविधा दी है ताकि उसको स्पेशल दूसरे हॉस्पिटल में नहीं, दूसरे विंग में ना जाना पड़े। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर लैब टेस्ट का जो है नीचे ही स्थापित किया गया है ताकि जो पेशेंट है या वो सैंपल यहाँ से दे दे। हालांकि लैब जो उसकी प्रोसेसिंग है वो हमारी पैथोलॉजी की जो लैब है दूसरे में, वहीं पे सारे टेस्ट होते हैं। आपको मालूम ही है कि 3 जो मेन मशीन्स हैं वो इसी बिल्डिंग में है, ग्राउंड फ्लोर पे है और उसमें लीनेक है, सीटी सिमुलेटर है और ब्रेकीथेरेपी है। तीनों का लाइसेंस हमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार से मिल चुका है और उस पर पेशेंट्स भी हमारे चल रहे हैं। कल भी यहाँ पे काफ़ी 60-70 पेशेंट्स की ओपीडी थी और आज भी जो न्यू पेशेंट्स हैं और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, हमने एक प्रोसेस बनाया है, चाहे वो उस बिल्डिंग में जाएं या सीधा यहीं पे हैं, तो एक हैसल फ्री तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे पास 70 to 80 पेशेंट्स की यहाँ पे ओपीडी रही है जिसका, और इसके अलावा जो ओल्ड केस हैं जो उधर से ही सीधा रेफ़र हो रहे हैं वो इसके अलावा भी हैं। तो हर प्रकार के कैंसर्स की तीनों मशीन्स के द्वारा जाँच और उनका ट्रीटमेंट की सुविधा, रेडिएशन जहाँ तक कंसर्न है वो यहाँ पे है।
इसके अलावा हमारे पास मॉड्यूलर ओटी भी है जो कि 4th फ्लोर पे आईसीयू वार्ड भी है और इंडोर एडमिट पेशेंट को एडमिट करने की सुविधा भी साथ में। आम आदमी पार्टी की 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली हरियाणा में होने वाली अब तक की रैलियों की सबसे बड़ी एवं रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इस रैली में प्रदेश के विभिन्न कोनों से 2 लाख से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। यह जानकारी पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी और दिल्ली से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने अपने इलाके में लोगों को 29 तारीख की अरविंद केजरीवाल की होने वाली रैली के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की रैली हरियाणा में सरकार के परिवर्तन की नींव रखेगी। आम आदमी पार्टी से लगभग 3 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, हर रोज जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी से बड़ा कोई नेता नहीं मानती और आम आदमी पूरे हरियाणा से जुड़ रहा है। आम आदमी जो किसी भी पार्टी में था उन सब का अभिनंदन है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त था वो किसी का स्वागत नहीं है। तो कितने का आदमी 29 मई को जो रैली हो रही है कुरुक्षेत्र में 2 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। बिना पद के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आम व्यक्ति आता है जो पद के लिए नहीं आता, व्यवस्था बदलने के लिए आ रहा है, अच्छे स्कूल बनाने के लिए आ रहा है, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए आ रहा है, बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आ रहा है, किसान की हालत को सुधारने के लिए आ रहा है, गुंडा राज खत्म करने के लिए आ रहा है, इस धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करने के लिए आ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार की शराब पॉलिसी पर जमकर बरसी आप नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा है कि एक और तो सरकार अपनी ईमानदारी का दिखावा करते हुए नशा तस्करों पर बुलडोजर चलाकर अपनी वाहवाही लूट रही है और दूसरी ओर हरियाणा सरकार द्वारा अपनी नई शराब पॉलिसी लागू करते हुए अब शराबखानों का समय सुबह 8 बजे तक कर दिया गया है। मतलब आप पूरी रात से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी बार में शराब पी सकते हैं। उन्होंने शराब को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस हिंदूवादी नीति को लेकर भाजपा सरकार सत्ता में आई है उस हिंदूवादी संस्कृति में इस तरह की शराब नीति लागू करना हिंदू संस्कृति का अपमान है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और सरकार को इस तरह की नई शराब पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए ताकि हिंदू संस्कृति के अपमान को बचाया जा सके। हरियाणा में भाजपा सरकार ने एक कमाल का हैरान करने वाला फैसला लिया है। उन्होंने अपनी लिकर पॉलिसी के अंदर बदलाव किया है और पॉलिसी में बदलाव ये है कि अब जो दारू खाने हैं वो रात के 2 बजे तक आम चल सकते हैं और मात्र 20 लाख रुपए की सालाना फीस अगर वो दें तो सवेरे 8 बजे तक चल सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि रात को दिहाड़ी करके काम करके अगर कोई इन दारू खानों में घुसेगा तो सवेरे की दिहाड़ी या नौकरी शुरू होने से पहले वहां आराम से बैठ सकता है, उस पर कोई टोका टाकी किसी तरह की नहीं होगी। जब बच्चे स्कूल को जाएंगे, महिलाएं काम के लिए या मंदिर के लिए बाहर आएंगी, जब लोग नौकरी पे निकल रहे होंगे तो उन्हें इन सब के साथ रूबरू होना पड़ेगा। हम भाजपा सरकार से, खट्टर जी की सरकार से पूछते हैं कि ये फैसला लेने का आपका क्या औचित्य था? एक ही फैसले से आपने हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के भविष्य को, माहौल को, संस्कृति को अंधकार में ढकेल दिया है। पहला औचित्य तो यही नजर आता है कि हरियाणा के युवाओं को और कर्मठ लोगों को शराब में इतना डुबा दो कि ना रहेगी भविष्य की सोच, ना रहेगी भविष्य की चिंता, ना रहेगी भविष्य की डिमांड। दूसरा जो हमें समझ आता है वो ये है कि सरकार टैक्स से चलती है और भाजपा सरकार ने जो चीज चलती थी उस पर इतना टैक्स निकाल के निचोड़ लिया जब तक वो चलना बंद नहीं कर गई। आज गैस इतनी महंगी होगी, किराना इतना महंगा हो गया कि रसोइयां चलनी बंद हो रही हैं। आज डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ट्रक चलने बंद हो गया, कारोबार चलने बंद हो गया। तो एक नया आइडिया निकाला गया है, शराब चलाई जाए। सब जानते हैं इस लत में जब एक बार आदमी पड़ जाए तो वो इस कदर अंधा हो जाता है कि वो ना घर की सोचेगा, ना रसोई की, ना बच्चे की फीस की, ना माँ बाप की दवाई की। वो एक एक घर की गाड़ी कमाई, एक एक पाई इस आग में झोंक सकता है। हम खट्टर सरकार के इस फैसले की घोर निंदा करते हैं। कहाँ गया हिंदू संस्कृति और संस्कार जिसका झंडा उठाकर ये पार्टी चली गई थी? करनाल में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां बदमाश आज सुबह करनाल जिले में नमस्ते चौक के पास लगे एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में लाखों रुपए थे। बताया जा रहा था कि वारदात से पहले बदमाशों ने कैमरों की डायरेक्शन के चेंज किया था और कैमरों पर भी स्प्रे मारा था, जबकि एक बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। इस वारदात का पता तब लगा जब सुबह बैंक कर्मी ड्यूटी पर आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई। वहीं एसएचओ कमल देव पुराना ने बताया कि बैंक के एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने की सूचना मिली है और बदमाशों को जल्द ही ढूंढकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्लाइडनगर में काफी समय से हो रही चोरी की घटनाओं, फिरौती मांगने की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कप्तान मकसूद अहमद के कड़े निर्देश से थाना प्रभारी बलदेव सिंह मालिक ने तेज की पुलिस चौकसी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए
कमान संभाल ली है और कलायत में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी मकसूद अहमद के निर्देश पर शहर में 3 नाके स्थापित किए गए हैं और 3 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंगलवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को आश्वस्त किया कि अब लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्लैग मार्च डीएसपी रविंद्र सांगवान, थाना कलायत, थाना प्रभारी बलदेव सिंह मलिक की अगुवाई में किया गया है, जिसमें एसएचओ मोबाइल वाहन NH1 और 112 की 2 गाड़ियां शामिल हैं। और उसको जल्दी ट्रेस कर लेंगे। आगे अभी तो ये रूटीन की चेकिंग है, पैदल गश्त भी करी है और फ्लैग मार्च भी निकाला है, क्योंकि ये ऑल डिस्ट्रिक्ट में एसपी साहब के आदेशों के अनुसार पूरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो कोई ऐसी ऐसी गाड़ी होगी जिसमें नंबर प्लेट नहीं हो, बाइक कोई हमें ऐसा लगेगा कि भाई इसमें, तो हम उसको चेक भी करेंगे। और ये एक पैदल गश्त है, ये रूटीन की चेक है। तो सर एक सस्पेंस में लोग कलायत इलाके के लोग एक सस्पेंस में हैं कि जब बिन्नी की बात सामने आती है ना सर, तो बिन्नी वो कनाल जेल में बंद था, तो उसको रिमांड पर कैसे लिया गया, ये लोगों का सवाल है। तो उसको हम प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं और उससे भी पूछताछ चल रही है और हमारी CIA 1-2 की टीम इसमें कलायत वाले मामले में लग रही है और जल्दी हम इसको ट्रेस कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो बिन्नी का बार बार नाम सामने आता अभी है? उसकी जांच है, अभी उसको प्रोडक्शन वारंट पे ला रखे है, जब भी क्लियर होगा, जब उसका क्लियर कोई रोल आएगा तो बताएंगे आपको। तो सर जब पहली बार यहाँ पर DSP कार्यालय स्थापित किया गया था, तो आपकी जिम्मेवारी यहाँ पर लगाई गई थी, तब भी एक हत्या हुई थी, तो हमने उसको भी ट्रेस किया था और ये राजौंद में हत्या हुई थी, तो दोनों को हमने 15 दिन के अंदर ट्रेस भी कर लिया था। और पीछे भी शेखर पे हुआ था, तो उसमें भी हमने 16 बंदों को अंदर दिया था। तो पुलिस तो कार्रवाई कर रही है और इसको भी हम जल्दी से जल्दी ट्रेस कर लेंगे। तो सर कई बार ऐसा होता है जब घटना हो जाती है, पुलिस फिर मौके पर पहुंचती, इस प्रकार के नाके लगा दिए जाते हैं, फिर होता है ना सर ऐसा? नहीं, पहले क्यों नहीं होता ऐसा? नाके हमने अभी ऑलरेडी 3 यहाँ लगा दिए हैं और कंटिन्यू पुलिस पैदल गश्त तो करती रहती है। एसपी साहब के तरफ से हफ्ते में मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हम गश्त करने का हमारा प्रयास रहता है और भी हमारी लाइन ऑर्डर की ड्यूटी है और हमारा गश्त पे पूरा फोकस है। सर ये लोगों की बात है, कलायत इलाके के लोग यही सोचते हैं ना कि जब कोई घटना हो जाती है ना सर, तभी नाके लगा दी जाए, तभी पुलिस मुस्तैद हो जाती है, सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस तो अपनी 24 घंटे ड्यूटी कर रही है और ड्यूटी के लिए ही पेमेंट ले रही है, जो हम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। कलायत के लोगों से अपील क्या रहेगी जो इस प्रकार की जो घटना लगातार बढ़ती है ना सर? कोई ऐसा छुपाने को कोई ऐसी बात हो तो हमें चुपचाप भी बता सकते हैं। और हमने गश्त वैसे ऑलरेडी पूरी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा रखी है, कलायत में नहीं, और हम इस केस को भी जल्दी ट्रेस कर लेंगे। तो सर कब तक का समय अगर बात की जाए तो अपराधी भी अपने बचाव में इधर उधर भागता है। समय तो इसमें क्या है, हम जल्दी से जल्दी, हमारी टीमें लग रही है, साइबर सेल लग रहा है, तो जल्दी से ट्रेस, इसमें समय नहीं होता। और हमारी तो यही वो है। निसिंग के गांव रसीना में द फॉर्न फेथवे हाइलाइट्स सेंटर पर खूनदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नौजवान युवाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर खूनदान किया, जिसकी अध्यक्षता सेंटर संचालक पूनम ने की। पूनम ने कहा कि पहली बार सेंटर पर कैंप लगाया गया, जिसमें दूर दराज से लड़के और लड़कियां खूनदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैंप में 38 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि इंसो के राष्ट्रीय सह सचिव नीरज गुनियाना भी पहुंचे। रक्तदान से शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का खून निकालने से पहले उसकी जांच होती है और इसके बाद ही खून निकाला जाता है, इसलिए बिना डरे रक्तदान करें और दूसरों की जिंदगी का बचाव करें। जब भी देश पर बात आते हैं तो युवा ही सबसे आगे आते हैं। जब गाँव की बात है, समाज की बात हो, युवा की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और युवा इतिहास को बदलते हैं। आज अर्शिने के अंदर एक सेंटर पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया और मेरे को भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग आज के टाइम में दान करते हैं, कोई कपड़े का दान करता है, कोई भोजन का दान करता है, कोई पैसे का दान करता है। वो ये दान है, पर उन दान से भी ज़्यादा जो दान है वो है रक्तदान। रक्तदान एक महान दान है। रक्तदान से किसी जिंदगी बच सकती है और रक्तदान से ही जो कोई बीमारी है, ज़्यादा थैलेसिया के मरीज होते हैं जो, या किसी सड़क दुर्घटना में ज़्यादा ही खून बह जाता है तो उसको खून की जरूरत होती है। अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमारा खून किसी के रगों में काम आएगा और रगों में काम आएगा तो एक दान माना जाएगा। उस दान को परमात्मा भी देखता है। रक्तदान एक महान दान है। फिलहाल रैना न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।